हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट वीडियो में हमने सिलेबस को डिस्कस किया था। आज हम यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यूनिट फर्स्ट अपना रहने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ने से पहले अपन देखेंगे फिजिक्स का एक बड़ा ब्रांच है जिसे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, और वो आवेशों की अलग अलग स्थिति के आधार पर उनको बांटा गया है। तो देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसे अपन विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। ये मेनली अपना चैप्टर 1 से 10 तक पूरा एक पोर्शन रहता है, चैप्टर 1 से 10 तक। तो देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि विद्युत चुंबकत्व, इसको दो प्रकार से बांटा गया है, स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और विद्युत गतिकी यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो स्थिर वैद्युतिकी के अंदर क्या होगा कि आवेश जो है अपना स्थिर रहने वाला है। आवेश स्थिर मतलब कि इसका वेग जो है वो जीरो। जैसे ये कोई बॉडी है तो इसके अंदर आवेश रुका हुआ है, और रुके हुए चार्ज के द्वारा जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसको जो है हम स्थिर वैद्युतिकी के अंदर पढ़ते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी में अपना चार्ज जो है वो रुका हुआ रहने वाला है। तो रुका हुआ चार्ज कौन से प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसे अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो रुका हुआ चार्ज विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जिसे अपन ई वेक्टर से डिनोट करेंगे। तो देखेंगे वैद्युत गतिविधि के अंदर आवेश जो है अपना गतिशील रहने वाला है। गतिशील आवेश के अध्ययन करेंगे, और गतिशील आवेश भी कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक नियत वेग से अगर कोई आवेश गति कर रहा है यानी कि उसका वेग जो है v बराबर कांस्टेंट, जिसे अपन नियत कहते हैं, कांस्टेंट। तो नियत वेग से अगर कोई भी आवेश गति कर रहा है कांस्टेंट वेग से, तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो विद्युत क्षेत्र को अपन ई वेक्टर से लिखते हैं और चुंबकीय वेक्टर को बी वेक्टर से लिखते हैं। देखेंगे कि अगर कोई भी आवेश नियत वेग से गति कर रहा है तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। कोई भी आवेश अगर त्वरित वेग से गति कर रहा है यानी कि उसका वेग कांस्टेंट नहीं है, v नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ, विद्युत क्षेत्र यानी कि ई वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, जिसे अपन बी वेक्टर से डिनोट करते हैं, ये बी वेक्टर, और उसके साथ साथ यह विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे जिसे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे जिसे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो हमने देखा कि एक बड़ा ब्रांच है जिसे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, विद्युत चुंबकत्व, और उसके अंदर उसको दो प्रकार से बांटा गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। स्थिर आवेश के कारण जो भी अध्ययन होता है वो स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आता है। तो आवेश जो है वो अगर उसका वेग जो है जीरो है, रुका हुआ आवेश है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वैद्युत गति के अंदर आवेश गतिशील रहता है। और अगर नियत वेग से गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर त्वरित वेग से गति करता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा। तो हमने देखा कि आवेश की अलग अलग स्थितियों पर कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसको हमने देखा। तो अब हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी। तो देखेंगे स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको अपन दो पार्ट के अंदर बांटे। तो देखेंगे इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज यानी कि आवेश, और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर यानी कि रुका हुआ, हम कह सकते हैं रुका हुआ। तो आप कह सकते हैं, तो रुके हुए चार्ज की स्टडी फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंदर हम करते हैं उसे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं। तो पहले तो शॉर्ट में हम समझा सकते हैं कि स्थिर आवेशों तथा उसके प्रभावों का अध्ययन, उसके प्रभावों का अध्ययन। तो स्थिर वैद्युतिकी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्थिर आवेश तथा उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। तो अपन इसकी परिभाषा लिख सकते हैं
तो देखिए स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमने देखा कि स्थिर वैद्युतिकी के अंदर स्थिर आवेशों और उसके द्वारा उत्पन्न प्रभावों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम अभी देखेंगे आवेश क्या होता है। कि आवेश जो है वर्ड बार बार आएगा तो उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं कि आवेश होता क्या है। आवेश जिसे हम चार्ज कहते हैं उसको पढ़ने से पहले क्लास 11th में हमने ग्रेविटेशन चैप्टर को पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को। उसके अंदर हमने देखा था कि द्रव्यमान किसी पदार्थ के अंदर का एक गुण है जिसके कारण उसके अंदर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे अपन गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान एक पदार्थ का गुण है जिसके कारण उसके अंदर एक बल का अनुभव होता है जिसे अपन गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो देखेंगे कि द्रव्यमान पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण उसके अंदर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे अपन गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। तो आपने देखा कि हमारे चारों ओर स्थित जो वस्तु है वो पृथ्वी के साथ एक बल द्वारा जुड़ी हुई है जिसे अपन गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए पृथ्वी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है m e मास ऑफ अर्थ, ये पृथ्वी है और पृथ्वी का कुछ द्रव्यमान होता है। तो पृथ्वी के चारों ओर कुछ दूरी पर हम कुछ वस्तुएं रखते हैं जैसे m द्रव्यमान की वस्तु है और क्या होता है कि पृथ्वी इस पर एक बल लगाती है जिसे अपन गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो पृथ्वी के द्रव्यमान के कारण इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे अपन गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं और उस क्षेत्र के अंदर आने वाली सारी वस्तुएं जो हैं वो पृथ्वी के द्वारा आकर्षित होती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपने पढ़ा था कि ये जो बल है आकर्षणात्मक प्रकृति का होता है। तो पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। ये किस कारण होता है? द्रव्यमान के कारण। किसी पदार्थ के अंदर का एक गुण है जिसके कारण उसके अंदर एक बल का अनुभव होता है जिसे अपन गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से आवेश भी किसी पदार्थ का गुण है जिसके कारण वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो हम लिख सकते हैं कि आवेश जो है तो देखिए हमने यहाँ इसकी परिभाषित कर दिया कि आवेश किसी पदार्थ का गुण है जिसके कारण उसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव किया जा सकता है। तो आपने अपने डेली लाइफ में कुछ प्रयोग किए होंगे जिसके अंदर आपने एक कॉम्ब ली होगी जिसे अपन कंघी कहते हैं और उसको बालों में घिसा होगा, रूखे बालों में। तो आपने देखा होगा कि उस कॉम्ब को अपन छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास में लेके जाते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है उसको देखेंगे। तो ये मान लीजिए एक कॉम्ब है यानी कंघी है और उसको बालों में, रूखे बालों में घिसा और फिर उसको छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास, ये जो पेपर के टुकड़े हैं इसे स्मॉल पेपर पीस कहते हैं। अब इसमें जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या होगा कि जब इस कॉम्ब को इस छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास में लाएंगे तो इसमें भी चार्ज जो है उत्पन्न हो जाएंगे। और ये ऐसा क्यों होता है? प्रेरण के द्वारा। हम आवेशों को जो उत्पन्न करने की प्रक्रिया है अपने पास 3 प्रकार है, उसके हम अंदर जो है डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ हमें अपना इतना ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर लेंगे? आकर्षित, जिसके कारण ये जो है पेपर कॉम्ब से जुड़ जाता है। ठीक है, और कुछ देर बाद जो है गिर जाते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है? निरावेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है डेली लाइफ में हमने अनुभव किए हैं कि ऐसा क्यों होता है आवेशों की उत्पत्ति के कारण। तो बारिश के दिनों में भी आपने देखा होगा कि बिजली चमकती है, वो बादलों के आपस में जो है घर्षण के कारण ऐसा होता है। बादल आपस में घर्षित होते हैं तो कुछ चार्जेस का जो है ट्रांसफर हो जाता है और हमें बिजली जो है चमकती हुई दिखती है। तो ऐसा जो है आवेशों की उत्पत्ति के कारण होता है। और आपने और भी एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे किसी गुब्बारे को अपन घिस के जो है दीवार के चिपकाते हैं तो वो चिपकने लगता है। तो ऐसा आवेशों की उत्पत्ति के कारण होता है।
तो ये जो आवेश वर्ड है इसको अपने डेली लाइफ में अपन ने अनुभव किया हुआ है। तो अब आवेशों की कुछ सामान्य जानकारी के बारे में हम देखते हैं। तो आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्लास 10 के अंदर पढ़ा होगा विद्युत धारा। विद्युत धारा जो होती है आवेशों में प्रवाह की दर होती है। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, यानी कि आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो अगर इसको सूत्र के रूप में लिखे तो विद्युत धारा को अपन I से प्रदर्शित करते हैं, I बराबर Q अपॉन T। तो यहां से क्या हो जाएगा, Q बराबर I इंटू टी, I इंटू टी। तो ये अपना एक फॉर्मूला हो गया। अब अपन देखेंगे इसके मात्रक के बारे में। आवेश के मात्रक होते हैं SI मात्रक, SI मात्रक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है इसका वो होता है कूलम। क्या होता है, कूलम, जिसे अपन C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लिख सकते हैं यहां से, देखिए ये जो है विद्युत धारा का सिंबल है I और ये समय का। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर और समय का जो होता है सेकंड। तो यहां से क्या हो गया, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं एम्पियर गुणा सेकेंड। तो मोस्टली जो है आपको कूलम वर्ड ही दिखेगा, या कई बार जो है आपको एम्पियर इंटू सेकेंड दिखता है। ठीक है, अब इसके सीजीएस मात्रक की बात करते हैं। सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस मात्रक इसका होता है फ्रैंकलिन, FR, या हम कह सकते हैं स्टेट कूलम, जिसे अपन ESU से लिखते हैं। अब ये जो ESU है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो देखेंगे एक कूलम के अंदर कितने ESU होते हैं। तो एक कूलम बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU या अपन कह सकते हैं स्टेट कूलम। तो एक कूलम के अंदर 3 इंटू 10 की घात 9 स्टेट कूलम होता है, या हम कह सकते हैं कि 3 इंटू 10 टू द पावर 9 FR फ्रैंकलिन। ठीक है, आगे हम चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे भी एक यूनिट आएगा, उसको हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एक कूलम बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU बराबर 1/10 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एक कूलम में 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU होते हैं और 1/10 EMU होता है। ठीक है, इसके अलावा आवेश का एक बड़ा मात्रक है जिसे अपन फैराडे कहते हैं, फैराडे। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जिसे अपन फैराडे कहते हैं। एक फैराडे के अंदर कितने कूलम होते हैं वो अपन देखेंगे। एक फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक फैराडे 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। एक फैराडे के अंदर 96,500 कूलम चार्ज होता है। ठीक है, अब आवेश के ऐसा ही मात्रक तो अपने पास आ गया कूलम। ठीक है, इसके अलावा भी आवेश के छोटे मात्रक भी होते हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर पूछा जाता है कूलम, जो माइक्रो कूलम है, नैनो कूलम है, पिको कूलम है, उसके बारे में हम यहीं पे पढ़ लेते हैं। 1 माइक्रो कूलम, इसे अपन पढ़ते हैं 1 माइक्रो कूलम, यानी कि 10 की घात -6 कूलम। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलम। 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 कूलम। 1 पिको कूलम यानी 10 टू द पावर -12 कूलम।
तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा कि चार्ज जो है आवेश, उसे अपन स्मॉल q या कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा आपने पढ़ा होगा क्लास 10 के अंदर, आवेश बटा समय होता है। तो वहां से अपने पास आ गया फॉर्मूला के रूप में विद्युत धारा इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो यहाँ पे चार्ज बराबर हो गया विद्युत धारा इंटू समय। यहाँ पे चार्ज बराबर हो गया Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अब देखेंगे इसके मात्रक के बारे में। ऐसा ही मात्रक जो होता है इसका कूलम होता है। कई बार आपको कूलम न लिख के ऑब्जेक्टिव में एम्पियर इंटू सेकेंड लिखा होता है, तो आपको ध्यान रखना होता है कि ये किसका यूनिट है। तो ये आवेश का यूनिट है, यानी चार्ज का यूनिट है। अब देखेंगे सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक इसका होता है फ्रैंकलिन, जिसे अपन एफआर से डिनोट करते हैं, और एक होता है स्टेट कूलम। फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम कह सकते हैं अपन, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब एक कूलम चार्ज के अंदर कितने ESU होते हैं? तो एक कूलम चार्ज के अंदर 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। ESU का मतलब स्टेट कूलम। अब देखेंगे एक यूनिट और होती है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 1/10 EMU। आवेश का एक बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक, जिसे अपन फैराडे कहते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। तो एक फैराडे के अंदर 96,500 कूलम चार्ज होते हैं। अब आवेश के छोटे मात्रक भी हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आवेश के छोटे मात्रक हैं 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलम, 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 कूलम -9 कूलम, पिको कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 कूलम। तो इस प्रकार से हमने चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, उसके बारे में अध्ययन किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।